हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12, यहाँ पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में, और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहाँ आज के इस लेक्चर में हम लोग आप पहुँचे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 पे। 13 चैप्टर जो है हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। इस चैप्टर से इसके माइंड मैप को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने इस चैप्टर से जुड़े सारे पॉइंट्स को देखा है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है, जानना है, समझना है, उन सारे टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख कर आएँ। फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमसे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे क्वेश्चन के साथ, और हमें देखना है कि कौन सा एक ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें दिए गए थे। आज हम उन्हीं सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ डील करने वाले हैं। हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे सामने आ चुके हैं। तो ये पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल हमसे क्या कहता है, एक नज़र हम डालेंगे। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है, दैट इज की ऑटियोकोलॉजी इज दी। क्या है ये? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमसे कहता है कि रिलेशन ऑफ हेट्रोजीनस पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। तो ये कह रहा है कि ये उस रिलेशन को दर्शाता है जहां पर हेट्रोजीनस पॉपुलेशन का उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है ये उसको दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, किसी भी एक इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है उसको उसकी बात की जा रही है। तीसरा ऑप्शन हमसे कहता है कि रिलेशन ऑफ ए कम्युनिटी टू इट्स एनवायरनमेंट, और इस तीसरे ऑप्शन में कहता है किसी भी कम्युनिटी के रिलेशन, जो किसी भी कम्युनिटी का रिलेशन जो है उसके एनवायरनमेंट से, उसके बारे में बात है। और तीसरा है रिलेशन ऑफ ए बायोम टू इट्स एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर देखिए बात तो तीनों में, चारों में कॉमन है, दैट इज की एनवायरनमेंट। मतलब ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि किसी एक चीज का रिलेशन है। तो किस चीज का रिलेशन है? क्या ये हेट्रोजेनस पॉपुलेशन के रिलेशन से जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा नहीं। क्या ये रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल की बात की जा रही है? तो कहीं ना कहीं ये हमें लग रहा है ऑप्शन सी की बात करें तो रिलेशन ऑफ कम्युनिटी की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। एंड रिलेशन ऑफ बायोम की बात करें तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी सही है। एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपने, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कहता है इकोटोन इज। इकोटोन क्या है? इकोटोन की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आसान सा चैप्टर है। पहला ऑप्शन इसमें कहता है कि इकोटोन इज ए पॉल्यूटेड एरिया। तो किसी पॉल्यूटेड एरिया को हम इकोटोन कह रहे हैं, तो पहला ऑप्शन का ये कहना है। दूसरा ऑप्शन हमसे कहता है कि द बॉटम ऑफ द लेक, तो लेक का जो बॉटम है उसको हमने इकोटोन का नाम दिया है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि इज ए जोन ऑफ ए ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। तो ये क्या है? जोन ऑफ ट्रांजिशन है बिटवीन दो कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच में ये जोन ऑफ ट्रांजिशन को हम इकोटोन कहते हैं। तीसरे ऑप्शन का ये कहना है। एंड चौथा ऑप्शन हमसे कहता है कि इट्स ए जोन ऑफ डेवलपिंग कम्युनिटी, और ये चौथा ऑप्शन कहता है किसी भी डेवलपिंग कम्युनिटी का ये जोन है। पहले ऑप्शन की तरफ चले तो पहला ऑप्शन कह रहा है पॉल्यूटेड एरिया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन द बॉटम ऑफ द लेक, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कुछ हमें सही लग रहा है। चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये भी परफेक्ट नहीं है। एक बार हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे। क्रॉस चेक में बिल्कुल हमें समझ में आता है कि हमारा ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज सी, द इकोटोन इज ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। राइट, तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। बात की जा रही है बायोस्फीयर की। भाई बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर की बात करें तो पहला ऑप्शन कहता है, कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जो है ना मल्टीपल ऑप्शंस हमें करेक्ट होते हुए दिखेंगे, लेकिन हमें उसमें से जो ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा परफेक्ट है, हमें उस ऑप्शन की तरफ चलना होता है। तो बायोस्फीयर इसकी बात करें तो कह रहा है बायोस्फीयर इज ए कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम। ओके, फिर कह रहा है कि बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ द प्लांट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो कह रहा है बायोस्फीयर क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ द प्लांट्स प्रेजेंट इन द सॉइल।
तीसरा ऑप्शन हमसे कहता है बायोस्फीयर इज द लाइफ इन द आउटर स्पेस। तो बायोस्फीयर क्या है? इज द लाइफ इन द आउटर स्पेस, उसको हमने बायोस्फीयर का नाम दिया है। ऑप्शन बहुत गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। लास्ट ऑप्शन हमसे कह रहा है कि इट इज बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो इस धरती पर मौजूद सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में यह बात है। which interact with the physical environment, जो फिजिकल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारे ऑप्शन डी का ये कहना है। तो ऑप्शन डी जो है हमें वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को हम टिक करते हैं, एक बार क्रॉस चेक करेंगे तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है ये ज्यादा सही है। और बायोस्फीयर का मतलब भी यही होता है कि ये जो है वो इस धरती पर मौजूद सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिर उसका जो एंड इट्स इंटरैक्शन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, इसको हमने बायोस्फीयर का नाम दिया है। तो इस क्वेश्चन से इसका डेफिनेशन भी सामने आ गया। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। देखिए चौथा क्वेश्चन हमसे कहता क्या है? कहता है इकोलॉजिकल नीश की बात की जा रही है। तो इकोलॉजिकल नीश क्या है? इज व्हाट, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। पहला ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे हम। कहता है कि इकोलॉजिकल नीश इज द सरफेस एरिया ऑफ द ओशन। तो ओशन के सरफेस एरिया को इसने इकोलॉजिकल नीश का नाम दिया है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इकोलॉजिकल नीश इज एन इकोलॉजिकल अडेप्टेड जोन। तो कह रहा है ये क्या है? ये एक इकोलॉजिकल अडेप्टेड जोन है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी। तो कह रहा है किसी भी कम्युनिटी में द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीशीज। तो किसी भी कम्युनिटी में किसी भी स्पीशीज का जो फिजिकल पोजीशन है और उसका जो फंक्शनल रोल है, इसको इकोलॉजिकल नीश कहा गया है। एंड चौथा ऑप्शन कहता है कि फॉर्म्ड ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द बॉटम ऑफ द लेक। तो लेक के बॉटम में मौजूद जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनसे इनके मिलने से इकोलॉजिकल नीश जो है वो बनके तैयार हो रहा है। तो ज्यादा एक्यूरेट परफेक्ट ऑप्शन सी हमारा लग रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के मुकाबले। एक बार हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ये जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल नीश इज द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के साथ इसका डेफिनेशन भी हमारे सामने आ गया, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। पांचवा सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक नजर हम डालेंगे अपने पांचवें सवाल पे कि भाई हमारा पांचवा सवाल हमसे क्या कहता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। क्या कहता है? कहता है अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल। तो यहां पर एलेंस रूल को सबसे पहले दिमाग में लाएंगे। ठीक है, एलेंस रूल के मुताबिक द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव। अब देखिए मैमल्स जो है वो कहां हैं? तो ये कोल्डर क्लाइमेट के मैमल्स हैं। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि ये कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले जो मैमल्स हैं इनकी खासियत क्या होगी। और ये हमें किसको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर करना है? तो एलेंस के रूल को रखते हुए ध्यान में, हमें एलेंस के रूल को ध्यान में रखते हुए हमें इसका आंसर करना है। कोई डाउट यहां तक नहीं? ठीक है, कोल्डर क्लाइमेट में है तो उसको क्या चाहिए? कोल्डर क्लाइमेट में है तो टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है। और नॉर्मल सी अगर हम बात करें तो हमारे हाथों में, हमारे कानों में ज्यादा ठंड महसूस होती है। अगर हम अभी अपने बारे में भी अगर हम सोचें, दैट्स वाई हम कैप्स का, ग्लव्स का यूज करते हैं ठंड के मौसम के टाइम में, ऐसा हम यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये कुछ रीजन है जहां पर ठंड जो है वो ज्यादा महसूस होती है। तो अगर कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले जो भी मैमल्स हैं, अगर उनके पास, उनको क्या होगा? उनके भी ईयर्स हैं, लिम्स हैं, तो क्या है? उनको भी कोल्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा महसूस होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? लिम्स एंड ईयर्स की तरफ ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन हमसे कहता है कि शॉर्टर ईयर एंड लॉन्गर लिम्स। तो पहला ऑप्शन हम कहता है हमसे कि शॉर्टर ईयर्स एंड लॉन्गर लिम्स। शॉर्टर ईयर के बारे में तो कहानी समझ में आती है कि अगर इसका शॉर्टर ईयर है तो शॉर्टर ईयर होने के कारण जो कोल्ड है, जो ठंड है, वो कम
बहुत कम जो है वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, मतलब ठंड जो है वो कम फील होने वाला है। तो शॉर्टर ईयर तो एक हमें वैलिड पॉइंट लगता है, लेकिन ये जो लॉन्गर लिम्स की कहानी है ये कुछ वैलिड नहीं लग रहा है, दैट इज वाई हम इसे गलत कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चले तो कहता है लॉन्गर लिम्स एंड लॉन्गर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स। तो यहां पे इसने ईयर को लॉन्ग कर दिया है, लेकिन इसने लिम्स को यहां पर शॉर्ट किया है। तो कहने का मतलब है कि ये जो शॉर्टर लिम्स की कहानी है, ये शॉर्टर लिम्स की जो कहानी है ये कुछ ज्यादा सही दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो शॉर्टर लिम्स की जो कहानी है यहाँ पे ये ज्यादा सही दिख रही है। तीसरा, लेकिन यहाँ पर लॉन्गर ईयर्स के आने से भी ये ऑप्शन जो है ये कुछ गलत सा हो गया। फिर कहता है लॉन्गर ईयर्स एंड लॉन्गर लिम्स, इसमें तो ये कहानी कह रहा है कि ये दोनों जो है वो लॉन्गर हैं, लॉन्गर ईयर भी है लॉन्गर लिम्स भी है। तो लॉन्गर ईयर और लॉन्गर लिम्स होने से ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी की तरफ चले, यहां पर हमें शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स जो है वो ज्यादा सही लग रहा है जो यहां से लिखा है। एंड ऑप्शन डी में भी हमसे कहता है क्या कि इसके पास क्या है, शॉर्टर ईयर है एंड शॉर्टर लिम्स है। तो एलेंस रूल के अकॉर्डिंग जो मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट में मौजूद हैं उनके पास क्या होगा, तो ईयर्स उनके शॉर्ट होंगे एज वेल एज उनके जो लिम्स हैं ये भी शॉर्ट होने वाले हैं। तो ऑप्शन डी जो हमारा कह रहा है शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स, ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा कुछ सही दिख रहा है। तो हम ऑप्शन डी को टिक करना चाहेंगे और कहेंगे कि हमारी ये जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही आंसर है। एक बार हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एक बार में आंसर करने लायक क्वेश्चन है। किसी तरीके का डाउट आपके मन में अगर रह रहा है तो आप उसको बिल्कुल ही पूछ सकते हैं हमसे। तो हम 13 चैप्टर नंबर 13 तक आ चुके हैं, बस कुछ ही चैप्टर्स और बच रहे हैं हमारे पास। तो इस तरीके से हमने किया अपने 5वें सवाल को कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। छठा सवाल क्या पूछ रहा है, ये रहा हमारा छठा सवाल। छठा सवाल हमसे कहता है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन सैलिनिटी ऑफ एन शी मेजर्ड इन पार्ट्स पर 1000 इज, तो वो कितना होता है, किस मेजरमेंट में हम रखते हैं, क्या इसका मेजरमेंट है, क्या वो 10 से 15 पार्ट्स पर 1000 है, या फिर वो 30 to 70 पार्ट्स पर 1000 है, या 0 to 5 पार्ट्स पर 1000 है, या 30 to 35 पर पार्ट्स 1000 है। तो 30 to 35 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन डी जो है वो 30 to 35 जो है पार्ट्स पर 1000 सॉल्ट कंसंट्रेशन हमको मतलब सी का मेजर होता है। मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन कहने का मतलब है कि हम सैलिनिटी की बात करें, हम जान रहे हैं कि समुद्र में क्या है, वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है। तो कितना है, तो वो 30 to 35 पार्ट्स पर 1000 हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन 6 के बाद अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ, देखेंगे कि हमारा 7वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, कहता है कि बात की जा रही है फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो यहां पर सबसे पहले देखना है कि एक तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, एक इस की पॉइंट को याद रखना है। तो कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एज। तो एक हम ध्यान देंगे एक वर्ड दैट इज की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। दूसरे पॉइंट पे हम चलेंगे दैट इज की मीन एनुअल टेम्परेचर, एक ये पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे। और तीसरा जो पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे वो है हमारा मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो इस चीज के बाद हम करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये हमारे पास हमारा 3 पॉइंट आ गया, राइट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए मीन एनुअल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्या हमारा टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री होना चाहिए, सेल्सियस में बात कर रहे हैं हम, या फिर 5 से 15 डिग्री होना चाहिए, या फिर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या फिर 5 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर हम बात करें एनुअल प्रेसिपिटेशन की, तो क्या ये 400 सेंटीमीटर होना चाहिए, या 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 150 सेंटीमीटर, या फिर 200 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें एनुअल टेम्परेचर की, तो ये 18 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है सही है। एंड अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो वो भी 150 से 400 सेंटीमीटर जो है, ये वाला भी ऑप्शन सही है।
तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सी भी गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही दिख रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज की अराउंड 18 टू 25 डिग्री सेल्सियस, एंड जो हमें एनुअल प्रेसिपिटेशन चाहिए इज अबाउट 150 टू 400 सेंटीमीटर। एक बार हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे जरूर अपने इस क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें यह बता रहा है कि बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप नोट करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 7 का भी आप स्क्रीनशॉट निकालेंगे। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जंप करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखेंगे कि हमारा 8वां सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। राइट, 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, एक नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड। बात की जा रही है फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट में मौजूद उन फॉरेस्ट प्लांट्स की। साथ साथ बात हम कर रहे हैं कि उन फॉरेस्ट में जो लाइट जो आता है, जो सनलाइट ऊपर से आ रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करें। सनलाइट को पहुंचना है ग्राउंड तक। एक छोटा सा अगर हम डायग्राम बना के समझने की कोशिश करें, बहुत सारे ट्रीज हैं हमारे पास, बहुत सारे ट्रीज हैं हमारे पास, बहुत सारे ट्रीज हैं हमारे पास, बहुत सारे यहाँ पर ट्रीज हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बना रहे हैं, जो लॉन्ग ट्रीज हैं उनको हम बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये लॉन्ग ट्रीज हमने बनाया। फिर हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रीज भी हम बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट हमने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया। एक मिडल की बात करें तो हम इधर भी ले लेते हैं कि मिडल में भी 3 हाइट्स के हमारे पास प्लांट मौजूद है। सवाल ये है कि जो ग्राउंड पे लाइट की कंडीशन है, मतलब इस फॉरेस्ट में ये जो हमारा ग्राउंड है, ये जो हमारा ग्राउंड है, यहां तक जो लाइट को आना है, इस लाइट को कंट्रोल कौन करेगा। ठीक है, इस लाइट के कंडीशन को कौन कंट्रोल करने वाला है किसी भी फॉरेस्ट में। तो लियान्स एंड क्लाइंबर्स करेंगे क्या, या शर्ब्स करने वाले हैं, या टॉल प्लांट्स टॉल ट्रीज करने वाले हैं, या हर्ब्स करने वाले हैं। तो क्लाइंबर्स वाला ऑप्शन तो पहले ही हम कट कर देते हैं, क्योंकि इसके मदद से ऐसा सनलाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इसके कारण हमारे फॉरेस्ट में जो लाइटनिंग कंडीशन है इसमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शर्ब्स की बात करें या फिर हम हर्ब्स की बात करें तो छोटे प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स की मदद से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो टॉल ट्रीज हैं, टॉल ट्रीज ये ऊपर से ही ये सन के लाइट को ये ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर ऊपर से ही ये क्या करेंगे, अगर वैसा स्ट्रक्चर है तो ये ग्राउंड तक लाइट भेजेंगे। तो जो लाइट का कंडीशन हमारे फॉरेस्ट के ग्राउंड्स पे होगा ना, ये डिपेंड करेगा कि वहां के टॉल ट्रीज कैसे हैं। तो टॉल ट्रीज के कारण जो है वो लाइट का कंडीशन जो है वो ज्यादा सही दिख रहा है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट दिख रहा है। इसको हम एक बार क्रॉस चेक करना चाहेंगे। क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशंस एट द ग्राउंड, वो कौन से हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी टॉल प्लांट्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ, इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलेंगे आगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखेंगे कि हमारा 9th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कहना है। तो चलिए आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है भाई, कहता है कि व्हाट विल हैपन टू ए वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट। यहां पर है, हम बात कर रहे हैं अबाउट हर्बेशियस प्लांट के बारे में, और ये कैसा है, तो वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट है। फाइन, तो व्हाट विल हैपन टू ए वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट इन द फॉरेस्ट इफ द ट्रांसप्लांटेड एट आउटसाइड द फॉरेस्ट इन ए पार्क। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट से निकाल रहे हैं और उसको हम कहां लेके गए, तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आउटसाइड द फॉरेस्ट इन ए पार्क। तो हमने उसे वेल ग्रोइंग प्लांट था। 2 कंडीशन है यहाँ पे, एक जो पहला कंडीशन है कि मस्त ये फॉरेस्ट है, दूसरा कंडीशन है ये मस्त क्या है, फॉरेस्ट है, और ये क्या है, मस्त सा क्या है, एक पार्क है। ठीक है, फॉरेस्ट तो हम ज्यादा जाते नहीं है, पार्क में हमारा रोज का शाम का आना जाना है, शाम के समय हम यहाँ जाते हैं, टहलते हैं, खेलते हैं। तो हमने क्या देखा कि फॉरेस्ट में एक हर्बेशियस प्लांट है जो अभी ग्रोइंग स्टेज में, वेल ग्रोइंग है हर्बेशियस प्लांट। हमने उसको फॉरेस्ट से निकाला और उसको यहां से, इस प्लांट को निकाल करके हम लेकर आए कहां, तो हमने कहा कि अब हम इसे इस पार्क में लगाएंगे। चलिए ठीक है, तो इससे पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। ठीक है,
फॉरेस्ट से निकाल करके पार्क में ले जाकर के जो आप उसको ट्रांसप्लांट करने वाले हो, इस दौरान क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटीज ए बी सी डी के फॉर्म में, 4 ऑप्शन के फॉर्म में हमें दे रखा है। हमें बताना है कि जो सबसे सही पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में हमें बताना है कि क्या हो सकता है। देखिए पहला कहता है, ऑप्शन ए की हम बात करें तो ऑप्शन ए की बात करें तो हमें कहता है कि इट विल ग्रो नॉर्मली, तो ये नॉर्मली ग्रो कर सकता है। चलिए ठीक है, मान सकते हैं कि हमने अगर उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया है तो ये नॉर्मली ग्रो कर लेगा। या फिर कह रहा है कि इट विल ग्रो वेल बिकॉज इट इज प्लांटेड इन दी सेम लोकेलिटी, तो सेम लोकेलिटी में तो नहीं है, फॉरेस्ट से निकाल करके हम लेकर आए हैं पार्क में, तो लोकेलिटी में तो कुछ तो अंतर है। तो कह रहा है इट विल ग्रो वेल बिकॉज इट इज प्लांटेड इन दी सेम लोकेलिटी, तो वो थोड़ा नहीं है। इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन दी माइक्रो क्लाइमेट, तो ग्रोइंग स्टेज में है और हो सकता है कि ये ग्रोइंग स्टेज में और इस समय हमने क्या किया, इसके माइक्रो क्लाइमेट में थोड़ा चेंज किया है। दैट इज वाई कि हो सकता है कि इसका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल ना हो पाए, ये सर्वाइव ना कर पाए। इट मे नॉट सर्वाइव और इट मे सर्वाइव, ये वाला केस है कि सर्वाइव कर भी सकता है या फिर हो सकता है कि इट मे नॉट सर्वाइव। चौथा ऑप्शन कहता है कि इट ग्रोज वेरी वेल बिकॉज ऑफ द प्लांट गेट्स मोर सनलाइट, तो उसको ज्यादा सनलाइट मिलेगा, दैट इज वाई कि ये क्या है, ग्रो कर जाएगा ज्यादा। तो ऐसा भी कुछ है क्या। तो इन 4 ऑप्शन को देखने के बाद जो हमारा ऑप्शन सी है ये बहुत ज्यादा परफेक्ट बैठ रहा है, ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है अदर ऑप्शंस के मुकाबले, कि हो सकता है कि ये सर्वाइव करे या फिर नहीं भी करे। इट में नॉट सर्वाइव, सर्वाइव नहीं करेगा जस्ट बिकॉज कि हमने इसके माइक्रो क्लाइमेट में चेंज किया है। चारों ऑप्शन को देखने के बाद हम ऑप्शन सी को टिक करना चाहेंगे। ऑप्शन सी को हम सही बता करके ऑप्शन ए को गलत, ऑप्शन बी को गलत एंड ऑप्शन डी को गलत करेंगे, तो ये ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हमें दिख रहा है। ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं। तो क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत सही है। तो इसको आप नोट कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं कि हमारा 10वां सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। फाइन, कोई डाउट है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे चलते हैं, ये क्या है हमारा, तो आ गए हम अपने 10वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हमसे क्या पूछता है, बात कर रहा है ये पॉपुलेशन के बारे में। तो इफ ए पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम, तो 50 पैरामीशियम है किसी भी प्रेजेंट इन ए पूल, ठीक है, इंक्रीजेस टू 150 आफ्टर एन आवर, तो यहां से ये 150 से निकल करके आ गया किस पे, तो 150 पे, और इसमें इसको समय क्या लगा, तो 1 घंटे का समय इसको लगने वाला है आफ्टर एन आवर। तो व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या हो गया। हम इसको बात करें तो हमें समझ में आ रहा है कि 150 में से 50 गया तो 100 है, तो मतलब 1 घंटे में 100 बढ़ रहा है। तो कैसा है, ये कह रहा है कि 50 पर आवर हमें देखना है, नहीं है तो कितना है, 100 पर आवर का केस दिख रहा है। 250 पर आवर बढ़ रहा है क्या, या 5 पर आवर, या 100 पर आवर। यहाँ पे सिंपल सा हमें दिख रहा है कि 50 से 150 हो गया है, मतलब कि 100 बढ़ गया है, तो 1 घंटे में 100 बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं 100 पर आवर जो है इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 5 पर आवर भी गलत है, 200 पर आवर ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए 50 पर आवर भी गलत है। यहाँ हमें सिंपल सा दिख रहा है कि 50 से सीधा सीधा 100 हो चुका है, तो ये 100 पर आवर का केस है। ऑप्शन डी हमारा सही लग रहा है। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन बस इतना ही सा था कि किसी पूल में 50 पैरामीशियम है और 1 घंटे के बाद हमें देखने को मिलता है कि 50 पैरामीशियम जो थे उनकी संख्या बढ़ करके कितनी हो जाती है, 150। तो और ये कहानी कब हुआ, तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर। और सवाल वो ये कि इसका ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, तो बस इसका ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगा 50, ठीक है, सॉरी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा 100, क्योंकि 150 माइनस हम 50 करेंगे तो 100 हमारे पास आ जाएगा। आगे चलें, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। ब्रैकेट में क्वेश्चन 10 लिखा है, मतलब क्वेश्चन 10 से कुछ तो रिलेशन है। कह रहा है व्हाट वुड बी द परसेंट ग्रोथ ऑफ और बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर फॉर द सेम पॉपुलेशन मेंशन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन में
हमारे पास कितने थे, तो 50 थे। 50 से वो कितने हो गए 1 घंटे के बाद, तो वो हो गए 150। ठीक है, 1 घंटे के बाद वो हो गए हैं कितने, 150। तो कह रहा है व्हाट वुड बी द परसेंट ग्रोथ, तो परसेंट ग्रोथ की बात की जा रही है और बर्थ रेट पर इंडिविजुअल, तो परसेंट ग्रोथ की बात करें या फिर बर्थ रेट पर इंडिविजुअल की हम बात करें तो कितना हो गया, 50 से 150 हो गया। मतलब एक से कितना हो रहा है, तो एक का सीधा यहाँ पर डबल होता चला जा रहा है। ठीक है, तो एक का डबल होता चला जा रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी 200 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक हम करेंगे तो बिल्कुल सीधा एक का डबल होने से क्या होगा, हमारा 200 जो है वो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बात कर रहा है पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल। तो कोई एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के पास क्या है, ज्यादा क्या है, यंग इंडिविजुअल्स है। तो पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू ओल्डर इंडिविजुअल्स। तो कहने का मतलब है यहां पर सिंपल सा हमें दिख रहा है कि ओल्डर इंडिविजुअल्स जो है, ओल्डर की संख्या जो है वो कम है और जो यंग पॉपुलेशन है, यंग इंडिविजुअल्स जो हैं इनकी संख्या ज्यादा है। फिर कह रहा है कि व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर, तो कुछ सालों के बाद पॉपुलेशन कैसा हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर ओल्डर लोग ज्यादा हैं तो एक समय के बाद इनकी डेथ हो सकती है। यंग लोगों के पास कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस ए न्यू यंग वंस, मतलब ये रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ने वाला है। कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो है यहां से हमें क्या दिखेगा, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, हमें पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीजिंग हमें दिखने वाला है। यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बस बात वही है। तो क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन जो है उसमें क्या होगा, व्हाट बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर, तो कह रहा है इट विल डिक्लाइन। तो इट विल डिक्लाइन कैसे ये कह सकता है, हो सकता है कि जो ओल्डर लोग हैं इनकी डेथ हो जाए, लेकिन ये जो यंग हैं ये रिप्रोडक्शन करके पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले हैं, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन हमारा बढ़ेगा ही। तो इट विल डिक्लाइन ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर लेकिन यहां पे कहता है कि इट विल स्टेबलाइज हो सकता है, कहने का मतलब ये ओल्डर लोगों की डेथ होगी और नए लोग जो जन्म लेंगे तो एक बैलेंस बनेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो यंग लोगों की संख्या ज्यादा है, ऐसा नहीं कि ये दोनों की संख्या इक्वल है। अगर ओल्डर इक्वल होते और यंग भी इक्वल होते तो ओल्डर जितने ओल्डर लोग की डेथ होती तो यंग लोग उतना ही रिप्रोड्यूस करते, तो चीजें मैनेज हो सकती थी। लेकिन ये ओल्डर लोग की संख्या कम है तो अल्टीमेटली यंग लोग ज्यादा हैं, तो आने वाले समय में ये ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को जन्म देने वाले हैं, तो स्टेबलाइज भी नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली कहता है कि इट विल इंक्रीज, तो हाँ ये कुछ इंक्रीज होता हुआ लग सकता है कि ये इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इट विल इंक्रीज, ये कुछ हमारा सही दिख रहा है। एंड ऑप्शन डी जो है कि इट विल फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन स्टेबलाइज, तो कह रहा है पहले तो ये घटेगा एंड घटने के बाद फिर ये स्टेबल होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है वही सबसे ज्यादा परफेक्ट है। एक बार हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो आप इसको भी नोट कर लो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 13 पे और देखते हैं हमारा 13वां सवाल हमसे क्या कह रहा है। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं कि हमारा 13वां सवाल हमसे क्या कह रहा है। 13th क्वेश्चन कहता है कि व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस। तो यहां पर हम टाइगर सेंसस की बात कर रहे हैं, टाइगर सेंसस इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो नेशनल कंट्रीज का जो नेशनल पार्क है और सेंचुरीज है, इसमें जो हमारे जो टाइगर्स है जिनकी संख्या काफी ज्यादा कम हो गई थी, तो फिर समय के साथ फिर इसको बढ़ाया गया। तो कह रहा है कि कौन से पैरामीटर को हम यूज करते हैं, आर यूज फॉर टाइगर सेंसस के लिए। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पग मार्क्स ओनली, तो इनके पग मार्क्स से ही सिर्फ हम ये टाइगर सेंसस के बारे में हम पता लगाते हैं, या फिर पग मार्क्स एंड फीकल पेलेट्स, इन दोनों के मदद से करते हैं, या फिर फीकल पेलेट्स ओनली, या फिर ऑप्शन डी एक्चुअल हेड काउंट। तो क्या हम उनके हेड्स को काउंट करके करते हैं,
या फिर पगमार्क्स से करते हैं, या पगमार्क्स एंड फीकल पेलेट से करते हैं, या फीकल पेलेट्स ओनली। तो देखिए टाइगर सेंसस के लिए जो पगमार्क्स हैं एंड फीकल पेलेट्स, इन दोनों का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि दोनों का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इनकम्प्लीट है, ऑप्शन सी भी इनकम्प्लीट है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस चारों ऑप्शन में से जो सबसे सही एक्यूरेट परफेक्ट है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसको हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन है, एक बार में याद होने लायक, और एक बार में अगर एग्जामिनेशन में अगर पूछ दिया जाए तो एक बार में आंसर करने लायक एक क्वेश्चन है। तो इसको भी आप पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकालो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है। राइट, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, कहता है कुछ ऐसा कि which of the following would necessarily decrease the density of a population in a given habitat। तो एक कोई गिवन हैबिटेट है, इसमें कह रहा है कि इस पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो कैसे डिक्रीज कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीज। तो इन चार में से कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसके कारण से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होने वाला है। मतलब कि ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होने वाला है, पॉपुलेशन डेंसिटी को ये क्या करेगा, ये कम करने वाला है। कौन सा ऑप्शन इस पे सही बैठ रहा है, कह रहा है नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी। तो नेटेलिटी जो है वो ज्यादा है, मोर्टेलिटी कम है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इमिग्रेशन इज मोर एंड इमिग्रेशन इज कम, तो इस हिसाब से क्या है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। आने वाले ज्यादा हैं, जाने वाले कम हैं, तो इंक्रीजिंग होगा। मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन, तो मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन के कारण कम हो सकता है क्या, और चौथा ऑप्शन है नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन, तो इस भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मोर्टेलिटी और जाने से पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो सकती है, ऑप्शन सी हमारा इसके लिए बिल्कुल सही बैठ रहा है। एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल इसको क्रॉस चेक भी हमें यह बता रहा है कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द गिवन पॉपुलेशन इन गिवन हैबिटेट। तो कहेंगे मोर्टिलिटी एंड इमिग्रेशन वुड नेसेसरली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं है इन चैप्टर्स में, ये काफी आसान यूनिट है हमारा, पूरा का पूरा यूनिट ही बहुत ज्यादा आसान है। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, तो कह रहा है कि प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। तो एक प्रोटोजोआ है जो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो बाइनरी फिजन। तो कहने का मतलब है कि बाइनरी फिजन में एक सेल का क्या हो जाएगा, तो एक सेल से बनेंगे सीधा सीधा दो सेल में ये बनने वाला है, तो एक का सीधा डबल होगा। कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोआंस इन द पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन। तो 6 जनरेशन तक की कहानी के बारे में हमें देखना है। तो ये तो पहला है जो एक से क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब ये एक था, एक से क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, एक से क्या हो गया, तो ये फर्स्ट जनरेशन की बात है। ठीक है, ये पेरेंट हो गया, ये पहला है, फर्स्ट है। इसके बाद फर्स्ट से हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे सेकंड, सेकंड के बाद हमें यहाँ से देखने को मिलेगा दैट इज की थर्ड, थर्ड के बाद हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे फोर्थ, एंड फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा फिफ्थ, और हम यहाँ ऊपर में कर लेते हैं यहाँ पे हम अपना सिक्स्थ। ठीक है, अभी इनका नंबर कितना है, तो इनका नंबर हो गया है 2, एक से हो गया है 2, तो ये भी एक का ये 2 बनाएंगे और ये भी 2 बनाएगा, तो सीधा ये भी डबल होने वाला है। तो 2 का सेकंड में कितना हो जाएगा, 4, 4 का डबल हो जाएगा हमारे इस वाले जनरेशन में, तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा 8। फिर बाइनरी फिजन, ये अगर 8 बाइनरी फिजन करेंगे तो 8 से हमें कितना मिल जाएगा, तो 16 पैरामीशियम हमें मिल सकता है। 16 पैरामीशियम जब बाइनरी फिजन करेंगे तो हमें कुल 32 बाइनरी फिजन के बाद 32 पैरामीशियम मिलेंगे, एंड 32 के बाद जब ये बाइनरी फिजन करेंगे तो सीधे इसका डबल हो जाएगा, दैट इज की 64। हमारा ऑप्शन क्या है देखते हैं। पहला कह रहा है 128, एक जनरेशन और आगे बढ़ जाते हैं तो 128 हमें मिल जाता 7th पे, लेकिन यहां पर बात की जा रही है 6 जनरेशन की, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
24 की बात करें तो 24 तो हमें कहीं देखने को ही नहीं मिला। 1 का 2 हुआ, 2 से 4 8 16 32 64, तो ये भी गलत। ऑप्शन सी 64 है, ऑप्शन डी 32, तो 32 तो हमें फिफ्थ में ही मिल गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 64 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको भी नोट कर सकते हो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन को, 15वें सवाल को। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं था ये। आगे चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखेंगे कि हमारा 16वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो क्रॉस चेक भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन जो है वो सी 64 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया हमारे सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? कह रहा है कि इन 2005 फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन पीपल्स प्रेजेंट इन ए कंट्री, तो 2005 की बात है जब क्या था, देश में कितने थे, तो 14 मिलियन पीपल थे मौजूद। तो उसमें से 0.028 वेयर बॉर्न एंड 0.08 वेयर डाई। तो कहने का मतलब है कि कितने बॉर्न होते हैं यहाँ पे, तो इतनों का जन्म होता है और इतनों की मृत्यु होती है। यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द नंबर ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन 2015 इज प्रेडिक्टेड एज। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को यूज करके 2015 में कितने लोग मौजूद हैं इसके बारे में हमें पता लगाना है। तो इसके बारे में हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर यूज करें, कुछ ऐसे था हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.028 माइनस हम कर देंगे कितने को, तो 0.008 इंटू हम कर देंगे n, जिसकी वैल्यू क्या है 14 है। तो n को सीधा से हटा करके हम यहाँ पर 14 भी लिख सकते हैं। dt क्या हो जाएगा यहाँ पे dn, तो यहाँ पर हो जाएगा इट विल बी द 10, क्योंकि 2015 में से 2015 में से 2005 जाएगा, तो ये 10 सालों का अंतर है। तो 10 साल में हमारे यहाँ वैल्यू आ गया 10। इस पे अगर हम चलें तो यह हमारा हो जाएगा 0.02 इंटू 14, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो dn जो है वो हो जाएगा 0.28 इंटू कितना हो जाएगा 10, कुछ ऐसा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.8, ठीक है, 2.8 आ जाएगी। और 2005 में क्या पॉपुलेशन थी, तो 2005 में द पॉपुलेशन वाज 14 मिलियन। तो 2005 में ये 14 मिलियन था, ठीक है, और 14 मिलियन में कितना ऐड हो गया, तो 2.8 मिलियन जो है वो ऐड हो गया। तो ये एज अ रिजल्ट कितना मिला, तो हमें ऑलमोस्ट 16.8 मिलियन जो है वो हमारा पॉपुलेशन हमें देखने को मिला। ऑप्शन की तरफ चलें तो कहता है 25, 17, 20 और 18, ठीक है। तो 16.8 जो है इसको अप्रॉक्स अगर हम लेके चले तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कुछ 17 मिलियन के आसपास का हमारा पॉपुलेशन पहुंच चुका है। तो ऑप्शन ए 25 मिलियन जो है इसको हम गलत करेंगे। ऑप्शन बी 17 मिलियन जो है वो 16.8 से सबसे ज्यादा क्लोज है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो 20 मिलियन है ये भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी 18 मिलियन, 18 नहीं होगा, 17 इज मोर नजदीक, मोर एक्यूरेट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे एंड ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होना चाहिए। एक बार हम इसको चेक करना जरूर चाहेंगे, तो चेक किया हमने, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। सिंपल सा ये फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमने लगाया dn बाई dt, और यहाँ से हमने 0.028 माइनस 0.008 इंटू 14 क्या हो गया, n की वैल्यू 14 क्या हमने, तो 14 मिलियन पीपल यहाँ पे थे। तो यहाँ पर क्या है कि ये 10 का मतलब है 10 सालों का अंतर है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और ये फिर हमारा ये आंसर आ गया। आगे चलें अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है हमसे, तो 17वां क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमसे कुछ ऐसा कि एमेंसेलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर, जहां पर क्या होता है, यहां पर इसका कहने का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन हमसे कहता है कि वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड। तो इसका कहने का मतलब है किसी एक स्पीशीज को हम हार्म करते हैं, दूसरे स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है। फिर कहता है ऑप्शन बी कि वन स्पीशीज इज हार्म, तो किसी एक स्पीशीज को हार्म किया जाता है, एंड अदर इज अनअफेक्टेड, और दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड रहता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, एक स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है, अदर इज अनअफेक्टेड, और दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड रहता है। एंड ऑप्शन डी कहता है कि बोथ द स्पीशीज आर हार्म। तो सबसे पहले दोनों स्पीशीज को हार्म नहीं करते, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए की तरफ चले तो कह रहा है कि वन स्पीशीज इज हार्म्ड
लेकिन दूसरे को यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कुछ सही लग रहा है, ऑप्शन डी की तरफ चले तो एक को बेनिफिट दे रहे हैं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, कुछ नहीं हो रहा, अनअफेक्टेड है। लेकिन ऑप्शन बी जो है हमारा वो ज़्यादा सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी को हम टिक करना चाहेंगे। क्रॉस चेक भी हमें बता रहा है कि बिल्कुल इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखेंगे हमारा 18वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 18वां सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है कुछ ऐसा कि लाइकेंस आर दी एसोसिएशन ऑफ, तो बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन है, बहुत छोटे में हमने पढ़ा था कि लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। कह रहा है बैक्टीरिया एंड फंगस गलत हो जाएगा, एल्गा एंड बैक्टीरियम ये भी गलत हो जाएगा, फंगस एंड एल्गा ये सही दिख रहा है, फंगस एंड वायरस ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बहुत ही स्मूथली हम कहेंगे कि ये ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है, किसी तरीके का डाउट नहीं, किसी तरीके की मतलब कोई डाउट नहीं, इसमें बहुत ही आसान बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। 19th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्रॉस चेक भी हमें बता रहा है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्टिकल रूट पैरासाइट। तो ये क्या किसकी बात की जा रही है, तो पार्टिकल रूट पैरासाइट की बात की जा रही है। इसमें से कौन सा है, एक है हमारे पास सैंडलवुड पहला ऑप्शन, दूसरा हमारे पास मिस्टेरी, तीसरा ऑप्शन है ओरोबेंचेन, चौथा ऑप्शन है हमारे पास गैनोडर्मा। इन चार में से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सैंडलवुड ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सी एंड डी जो है वो गलत हैं, तो ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे एंड ऑप्शन ए सैंडलवुड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है बिल्कुल सही है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो यहां पर चार हैं, इसमें से कह रहा है कि चारों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इसमें से कोई तो एक ऐसा है जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पूरे चैप्टर नंबर 2 के बाद 13 में हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, 11 चैप्टर्स के बाद वापस ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है। क्या वो बनाना है, क्या वो मैंगो है, या टोमेटो है, या फिर यूकेलिप्टस है। तो भाई बनाना जो है ना ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो मैंगो गलत, टोमेटो गलत, यूकेलिप्टस गलत, यूकेलिप्टस गलत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, दैट इज की बनाना। क्रॉस चेक करेंगे हम, क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल बनाना हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने इस लेक्चर में आगे। तो इस तरीके से हमने किया है अपने टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व। उम्मीद है कि आपको ये 20 सवाल समझ में आए होंगे। एमसीक्यू से बहुत ही आसान थे, बेसिक लेवल के थे, बहुत ही बेसिक लेवल के थे, बहुत मुश्किल नहीं हुआ होगा आपको समझने में। चैप्टर को पढ़ने के बाद और ज़्यादा आसान हो जाता है हमारा, और इसको सॉल्व करने के बाद चैप्टर और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर। एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, हम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, बिना किसी मन में झिझक के आप जो भी क्वेश्चन है आप उसको पूछ सकते हैं। साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड, सबकी वीडियोस आपके लिए तैयार है। आप देख करके बस एग्जामिनेशन में रॉक करें। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com। यहाँ पे आके आपको अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, चैप्टर को चुनना है, लेक्चर्स को देखना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।